हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। चैप्टर 2। बेटा, नेशनलिज्म इन इंडिया को थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझते हैं। बेटा, 1608 में 1608 में यहाँ आते हैं ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज। ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया कब आते हैं? 1608 में। जब ये इंडिया आते हैं तो इंडिया में जो रूलर थे वो कौन थे? तो इंडिया में उस वक्त जहांगीर रूल कर रहे थे। जहांगीर रूल कर रहे थे। जहांगीर कौन है? अकबर के सन है। ठीक है। अब इंडिया आते हैं, शुरू में ट्रेड करने के लिए आते हैं, तो जहांगीर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने ट्रेड के राइट्स दे दिए। क्योंकि गवर्नमेंट को भी, यानी जो रूलर थे उनको भी बेनिफिट्स हो रहे थे, टैक्स मिल रहे थे। ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या करते हैं कि यहाँ पर, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी ये लोग इंटरफेरेंस करते हैं, और जो छोटे रूलर्स होते हैं उनको आपस में लड़ाकर ये फायदा उठाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये अपनी आर्मी रखना चालू कर दिए, अपने जो फोर्ट होते थे उनको उनके चारों साइड में उनकी किलाबंदी कर लेते थे। और एक टाइम आ गया कि जब ये पूरे इंडिया में रूल करने लगे, जितने भी जो यहाँ के किंग थे, रूलर थे, उनको डिफीट कर दिया। ठीक है। अब होता क्या है कि ये इंडियंस को सप्रेस्ट करने लगे, दबाने लगे। और इसी में एक रिवोल्ट होता है, कब? 1857। 1857। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट। ठीक है। तो जो पहली बार ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो सबसे बड़ा रिवोल्ट होता है पहली बार, वो था 1857 का रिवोल्ट। ठीक है। क्यों होता है ये बेसिकली? तो यहाँ आर्मी तो थी इनकी, लेकिन इतने अंग्रेज उस आर्मी में नहीं होते थे, तो ज्यादातर इंडियंस आर्मी ज्वाइन करते थे इनकी। ठीक है। अब एक इन्होंने कारतूस जो बुलेट होता है, बुलेट लाया। ठीक है, नई बुलेट इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उस बुलेट में जो कैप होती थी ना, वो कैप कहा गया कि ये गाय, काऊ और जो पिग होता है ना, उसके चर्बी से बनाई गई है। और चूंकि ये हिंदू और मुस्लिम्स के लिए एक तरह से टैबू है। ठीक है। तो यहाँ जो हिंदू थे और जो मुस्लिम थे, उन्होंने इस बुलेट को यूज करने से मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो ब्रिटिशर्स जो है ये प्रेशराइज करने लगे कि नहीं, तुम्हें यूज ही करना पड़ेगा। ठीक है। पहले कैप को, बुलेट के कैप को दांत से उसको खोलना पड़ता था। और इसीलिए यहाँ के जो इंडियंस थे जो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन किए हुए थे, वो लोग कह रहे थे कि मैं इस बुलेट को दांत पे नहीं लगाऊंगा, मुंह में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसमें गाय और सुअर की चर्बी यूज हुई है। ठीक है। लेकिन जब ऑफिसर्स, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, बार बार कहते हैं और जब ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, तो एक आर्मी पर्सन होता है जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे। ठीक है। तो मंगल पांडे जो हैं, ये मंगल पांडे जो हैं, इन्होंने उन दोनों ऑफिसर्स को गोली मार देते हैं। और बाद में इनको हैंग कर दिया जाता है, यानी फांसी दे दी जाती है। और इसी वजह से पूरे इंडिया में रिवोल्ट होता है। परंतु उस वक्त जो ये रिवोल्ट होता है, होता तो ऑल ओवर इंडिया है, बट एक टाइम पे नहीं होता। और एक जगह का रिवोल्ट दूसरे जगह के रिवोल्ट से कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, कोई आपस में मिलके नहीं कर रहे थे। यानी कोई ऐसा लीडर नहीं था जो सबको यूनाइट कर सके। तो अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे रिवोल्ट हो रहा था। और यही वजह थी कि ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत इजी था उस रिवोल्ट को दबा देना। ठीक है। और उस रिवोल्ट को दबाते थे, और वहां के जो रूलर थे उनको बहुत बुरी तरह से मार देते थे। ठीक है। ये सब जब इंडियंस देखे पहली बार कि यार ये ब्रिटिशर्स तो बहुत क्रूअल हैं, ये हमें इंडियंस को बहुत सप्रेस्ड कर रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, तब इंडियंस के अंदर एक तरह की फीलिंग आई कि हमें क्या होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। क्योंकि वो लोग ब्रिटिशर्स जो थे वो हमें, हम पर जुल्म कर रहे थे। ठीक है। हमें अब सप्रेस्ड कर रहे थे। ठीक है। और हमसे अननेसेसरी टैक्स ले रहे थे। तो इसलिए धीरे धीरे लोग क्या होना चालू किए, यूनाइट होना चालू किए। ठीक है। इसी टाइम पे 1885, 1885, जो आज आप INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस देखते हो, ये एक्चुअल इसका जो फाउंडेशन हुआ था, कब हुआ था? 1885।
इसी टाइम पे, ठीक है, कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे फाइट करेंगे। और धीरे धीरे लोग यूनाइट होते हैं, लेकिन अभी भी इनको कोई लीडर नहीं मिलता, ऐसा लीडर जो सभी को एक तरह से यूनाइट करके इस फाइट को आगे बढ़ाए। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इतना ही बैकग्राउंड समझ आया। अब होता क्या है कि 1914 में, अब ये देखिए, 1914 में, बेटा 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है, ये कहाँ होता है? यूरोप में। किसके बीच होता है? तो दो तरह के पावर्स थे, एक एलाइड पावर्स और एक सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स में कौन थे? रसिया, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब थे। और सेंट्रल पावर में कौन थे? ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड जर्मनी एंड ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर को आज के डेट पे इसे टर्की बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्की। ठीक है, या हिंदी में तुर्की भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, तो इन दोनों पावर्स के बीच ये फाइट वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा था। कब से कब तक? 1914 से लेकर 1918 तक ये वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, अब इस वर्ल्ड वार में होता क्या है कि ये जो एलाइड पावर्स हैं, इनका अलाइड पावर्स जीत जाते हैं। ठीक है, और सेंट्रल पावर हार जाते हैं। जब सेंट्रल पावर हार जाते हैं, तो ये जो एलाइड पावर्स की कंट्रीज हैं, जैसे रसिया है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, ये कंट्रीज इनके ऊपर वार सैंक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वार सैंक्शंस लगाते हैं। क्यों? इनका कहना है कि ये जो वार की वजह से जो लॉस हुआ है, मोनेटरी लॉस हुआ है, या जो ह्यूमन लॉस हुआ है, इसका भरपाई कौन करेगा? तो ये करेंगे जो डिफीट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये वार जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर की वजह से हुआ था। तो जर्मनी के ऊपर भी बहुत कड़े, बहुत हार्श सैंक्शन लगाए जाते हैं, और ऑटोमन एम्पायर के ऊपर भी बहुत हार्श सैंक्शन लगाए जाते हैं। ज्यादातर जर्मनी के जो रिसोर्सेस थे, ये लोग सब, जो ब्रिटेन है, रसिया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, या फ्रांस हो गया, इन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, ज्यादातर जैसे जो कोल है, जो आयरन है, इस तरह के जो भी रिसोर्सेस थे, नेचुरल रिसोर्सेस थे, इस पर कब्जा कौन कर लिया था? ये एलाइड पावर्स कर लिए थे। इसी तरह से ऑटोमन एम्पायर के ऊपर भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। यहाँ पर ऑटोमन जो एम्पायर है, यहाँ पर हुआ करते थे खलीफा। क्या होते थे? जैसे हमारे यहाँ किंग बोला जाता था, इनके यहाँ बोला जाता था खलीफा। ये खलीफा सिर्फ इसी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे बेटा, ये जो खलीफा हैं ऑटोमन एम्पायर के, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके ये रिलीजियस गुरु हुआ करते थे। उनके ये रिलीजियस गुरु हुआ करते थे। ठीक है, तो सभी मुस्लिम्स की जो सेंटिमेंट्स थे वो खलीफा के साथ जुड़े हुए थे। और जब ये सेंट्रल पावर हार गए, तो ब्रिटेन और ये कंट्रीज क्या बोले कि अब ये खलीफा का जो पोस्ट है, इसको हटा दिया जाए। अब ये कोई खलीफा नहीं होगा ऑटोमन में। तो ऑटोमन में कोई खलीफा नहीं होगा, और इसकी वजह से, ठीक है, दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको एक तरह से बुरा लगता है, और वो खलीफा के सपोर्ट में क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। उसकी हम आगे बात करेंगे। तो ये एक बैकग्राउंड समझ आया कि 1914 से 1918 में जो वर्ल्ड वार होता है, किसके किसके बीच होता है, ये आपको समझ आई बात, और कौन जीतता है और कौन हारता है। इस वर्ल्ड वार की वजह से क्या चेंजेस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम उस पर एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो बेटा यहां देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो होता है, इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 टू 1918 होता है, ये एक तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नया पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अभी जैसे बताया, जो जर्मनी है, ऑटोमन एम्पायर है, ये फाइट से, वार से पहले ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हुआ करते थे। बट चूंकि एलाइड पावर इनको क्या करते हैं? डिफीट कर देते हैं। तो अब ये कंट्रीज बहुत वीक हो चुके हैं, पहली चीज। तो पॉलिटिकल सिचुएशन अब चेंज हो रहा है, जो पहले पावरफुल थे अब वो वीक हो चुके हैं। दूसरा है इकोनॉमिक सिचुएशन। ऑल ओवर द यूरोप 4 साल का युद्ध चलता है, 1914 टू 1918। इस टाइम पे ये जो है वार लोन लेते हैं, यानी वार, युद्ध करने के लिए, वार करने के लिए ये लोन लेते हैं दूसरे कंट्रीज से। सोचिए, जो यूरोप ऑल ओवर द वर्ल्ड कई कंट्रीज पे अपनी कॉलोनी बसाया हुआ था, जैसे इंडिया में,
इंडोनेशिया में, साउथ अफ्रीका में, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में ये लोग रूल कर रहे थे। और यहाँ से जितना भी रिसोर्स था वो कहाँ ले जाते थे, अपने कंट्रीज में ले जाते थे। तो ये देवर वेरी रिच कंट्रीज, राइट। इसके बाद भी ये 4 इयर्स का जो वार हुआ, इसमें ये बहुत लोन लेते हैं वार के लिए। और इस तरह से जो कंट्रीज दूसरे देशों को क्या देती थी, लोन देती थी, अब वो खुद ही क्या हो गए हैं, लोन लेने लगे हैं। ठीक है। तो एक तरह से इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है यूरोप की। ठीक है। दूसरा, इंडिया में क्या, इस जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या हुआ। अब चूंकि ब्रिटेन भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में था, ब्रिटेन था, तो जो ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था, ये अगर लोन लिया, अगर इसके ऊपर लोन हो गया, ठीक है, यहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है ब्रिटेन की, तो चूंकि ये इंडिया में रूल करता है, तो यहाँ के लोगों पे जो टैक्स है वो इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा, टैक्स इंक्रीज कर देगा, पहली चीज। दूसरा, जो इंडिया में गुड्स की प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस हैं, वो इंक्रीज हो गया। तो प्राइसेस इंक्रीज थ्रू द वॉरियर्स, किस चीज की, गुड्स की, किसी भी गुड्स की या किसी भी फूड की प्राइसेस भी बढ़ गई। दूसरा, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया इन लोगों ने। ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज थी जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी गुस्सा था लोगों का, वो था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया। क्या करते थे ये लोग, गांव में, विलेजेस में, बेटा विलेजेस में जो यंग लोग होते थे, इनको जबरदस्ती ये लोग आर्मी में भर्ती कर लेते थे, जबरदस्ती फोर्सफुली आर्मी में भर्ती कर लेते थे। ठीक है। और वो भी इंडिया के लिए नहीं, यूरोप के लिए, जो चूंकि वार कहाँ हो रहा था, यूरोप में, तो यहां से जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करके, ठीक है, और कहाँ भेज देते थे, यूरोप भेज देते थे। तो गांव में एक तरह से दहशत और बहुत ज्यादा गुस्सा था, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है। तो ये तीन चीजें हुई कि टैक्स इंक्रीज कर दिया, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, गुड्स की प्राइसेस, फूड की प्राइसेस बढ़ गई। ठीक है। और साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी चीज हुई कि 1918 से 1919 के बीच, 1918 से 1919 एंड 20 से 21 के बीच क्रॉप फेलियर होता है इंडिया में। कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां ड्रॉट हो जाता है, यानी वहां पर क्रॉप क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, क्रॉप नहीं हो पाता। ठीक है। और जब क्रॉप नहीं होगा तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि 2-3 साल लगातार ड्रॉट चल रहा है, तो फूड की शॉर्टेज हो गई। फूड की शॉर्टेज हुई, लोग भुखमरी से मरने लगे। ठीक है। दूसरा, उसी टाइम पे एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया, जिस तरह से अभी कुछ साल पहले कोरोना एपिडेमिक आया था, इसी तरह से 1918 से 20 के बीच एक एपिडेमिक आया जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन दोनों का, एक तो लोग भूख से मर रहे हैं, दूसरा एपिडेमिक ऐसी बीमारी आ गई है जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग मर गए इंडिया में। ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा कि जो वर्ल्ड वार हुआ, भले ही अपने कंट्री में नहीं हुआ लेकिन यूरोप में हुआ, लेकिन उसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इंडिया में हुए। ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशंस में यहाँ पर एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ जाते हैं, यहाँ से लोग जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूट करते हैं यूरोप के लिए। ठीक है। तो ये तो वर्ल्ड वार फर्स्ट का इम्पैक्ट था जो कि इंडिया में हुआ। ठीक है। आइए बात करते हैं, अब क्या होता है बेटा, इसी वक्त जब लोग इतने गुस्से में हैं कि गांवों से लोगों को जबरदस्ती आर्मी में लोग भर्ती करते थे और यूरोप भेज देते थे, लोग बहुत दुखी थे। इन सब के बीच एक हीरो आता है, और उस हीरो का नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है, महात्मा गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी जी। ठीक है। तो बेटा महात्मा गांधी जी आते हैं कहाँ, इंडिया। तो बोलोगे सर महात्मा गांधी जी तो इंडियंस ही थे, फिर इंडिया क्यों आए। तो बेटा ये अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, वहां पर ये लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे, एडवोकेट थे, तो वहां पर ये लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ही बेटा जिस तरह से हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, यहाँ कॉलोनी बसाया और हम पर रूल करने लगे, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में, कहा, साउथ अफ्रीका में कौन, यूरोप के ही व्हाइट लोग जाकर यहाँ रूल करने लगते हैं। साउथ अफ्रीका में लोग कैसे थे, यहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे कैसे थे, ब्लैक। ठीक है। ब्लैक कलर के लोग थे। और यहाँ यूरोप से कौन जाता है, व्हाइट पीपल जाते हैं। अब ये व्हाइट पीपल जाते हैं, इन ब्लैक पर रूल करने लगते हैं, ब्लैक पे
ये व्हाइट पीपल क्या करते हैं, रूल करने लगते हैं, ठीक है। व्हाइट पीपल ब्लैक पर रूल करने लगते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से हमारे देश में, हमारे कंट्री में बेटा कास्टिज्म चलता है कि ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये है, ये है, हम लोग छुआछूत करते हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किसके बीच था, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच। व्हाइट पीपल्स इनको ब्लैक पीपल्स को ट्रेन में सफर नहीं करने देते थे साथ में। ये जो कॉमन प्लेसेस हैं, चाहे वो चर्च हो या कोई भी पार्क है, वहां पर जहां व्हाइट पीपल्स जाते हैं वहां पर ब्लैक्स अलाउड नहीं थे। तो एक तरह से पूरे कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन था। ब्लैक लोगों की कंट्री थी और उन्हीं लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, किसके द्वारा, व्हाइट पीपल के द्वारा। तो हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी चूंकि साउथ अफ्रीका में रहते थे, और आप जानते हैं महात्मा गांधी कितने अच्छे थे, तो इनसे ये चीजें देखी नहीं गई। तो इन्होंने क्या किया, एक सत्याग्रह किया। सत्याग्रह क्या है, तो सत्याग्रह, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह किसने डेवलप किया, महात्मा गांधी ने। अभी बताऊंगा कि सत्याग्रह है क्या। तो कब डेवलप किया, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह वॉज डेवलप्ड बाई महात्मा गांधी। और ये साउथ अफ्रीका में इसका प्रयोग करते हैं किसके खिलाफ, अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वहां जो ब्लैक एंड व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कि सत्याग्रह एक्चुअली में है क्या। तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह, अगर आप किसी इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ पूरी ट्रुथ और ईमानदारी के साथ, है ना, ट्रुथ के साथ आप फाइट करते हो, विदाउट वायलेंस, विदाउट वायलेंस, नॉन वायलेंस। वो कहते थे नहीं, लड़ाई नहीं करनी, नॉन वायलेंस तरीके से सच्चाई के साथ आप इनजस्टिस का रेजिस्टेंस करें, उनका अपोज करें, ठीक है। तो अगर आपके अंदर सच्चाई है, आप ट्रुथ के लिए लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सच्चाई की ही जीत होगी, अल्टीमेट ट्रम्प ऑफ ट्रुथ, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। ये महात्मा गांधी का सत्याग्रह था। सत्याग्रह का मतलब ये है कि सत्य के लिए, सत्य सच्चाई के साथ, किसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई कर लड़ना, ये ऐसे समझो, सच्चाई के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना, पीसफुल तरीके से, पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंस तरीके से। समझ आई बात। तो दिस इज कॉल्ड आइडिया ऑफ सत्याग्रह, डेवलप्ड बाय महात्मा गांधी एंड वाज लॉन्च्ड इनिशियली इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और यही सत्याग्रह महात्मा गांधी इंडिया में भी लॉन्च करते हैं बच्चों, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल्स है सत्याग्रह की, तो उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, ये देखिए, एग्जाम्पल ऑफ सत्याग्रह, एग्जाम्पल ऑफ सत्याग्रह। तो देखिए क्या क्या यहाँ पर, कौन कौन से मूवमेंट लॉन्च किया महात्मा गांधी। बेटा महात्मा गांधी यहाँ इंडिया आए कब, 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आते हैं, कहां से, साउथ अफ्रीका से। अब इंडिया आते हैं, चूंकि महात्मा गांधी इंडिया में ज्यादा नहीं रहे थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को एडवाइस करते थे। कैसे गुरु थे, ये पॉलिटिकल गुरु थे। कैसे थे, पॉलिटिकल गुरु थे, किसके, महात्मा गांधी के, ठीक है। तो महात्मा गांधी को एडवाइस करते हैं कि अगर आप देश को जानना चाहते हो तो पहले आप पूरे देश का, पूरे कंट्री को घूमो, पूरे कंट्री में स्टेट बाय स्टेट जाओ, लोगों से मिलो, उनकी परेशानियां समझो, तब आपको समझ आएगा कि इंडिया क्या है, इंडिया में किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। महात्मा गांधी का जो सबसे पहला मूवमेंट था, सत्याग्रह मूवमेंट था, वो कौन सा था, तो ये था चंपारण मूवमेंट। कौन सा, चंपारण। चंपारण कहां पर पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है, बिहार, ठीक है, बिहार। तो महात्मा गांधी, जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि पहले आप पूरे इंडिया घूमो, पहले इंडिया बोले आप घूमो, ठीक है। तो महात्मा गांधी इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, परेशानियां देखते हैं यहाँ की। और उसी टाइम पे उनको पता चलता है कि चंपारण में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है पीसेंट्स का, जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनकी प्रॉब्लम चल रही है कुछ, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये वहां पहुंच जाते हैं चंपारण में, और यहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं। चंपारण में क्या प्रॉब्लम थी बेटा,
तो यहाँ पर बेसिकली इंडिगो प्लांटेशन, आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, इंडिगो प्लांटेशन होता था। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स यहाँ के फार्मर्स को बोलते थे कि आप अपने जो भी लैंड है उसका 20% में आप क्या करोगे, इंडिगो की फार्मिंग करोगे। ठीक है। उसके लिए 10 रुपए देते थे। 10 रुपए, 5 रुपीज जो था, 10 रुपीज में 5 रुपीज ये देते थे कि ये जैसे जो भी सीड है या जो भी आप यहाँ पर इरिगेशन करोगे उसके लिए, और 5 रुपीज ये एडवांस देते थे फार्मर्स को। अब अगर ड्राट हो गया या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, अब ये लोग, ड्राट हो गया, फसल खराब हो गई, ठीक है, क्रॉप खराब हो गई, तो ब्रिटिशर्स पैसे मांगने लगे कि अब आप मेरा एडवांस वापस करो। ठीक है। तो इस तरह से फार्मर्स इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया, और महात्मा गांधी ये प्रोटेस्ट करते हैं। कैसे प्रोटेस्ट था, सत्याग्रह मूवमेंट था, यानी ट्रुथ के साथ, विदाउट एनी वायलेंस, हमें इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करना है। और इस चंपारण मूवमेंट में इनका ये जो मूवमेंट होता है ये क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। ठीक है। तो ये पहला मूवमेंट था किसका, महात्मा गांधी का। इट वाज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, इंडिया में, जो कि क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। कब होता है, 1917। और चंपारण कहां पर है, तो चंपारण है बिहार। क्लियर। और क्या प्रॉब्लम थी, तो इंडिगो प्लांटेशन की प्रॉब्लम थी, बस इतना याद रखिए आप। ठीक है। दूसरा जो मूवमेंट होता है वो होता है खेड़ा। खेड़ा कहाँ था, गुजरात में। खेड़ा कहाँ था, गुजरात में, आप लिखते भी जाएं। ठीक है। तो खेड़ा कहाँ था, गुजरात में। ठीक है। तो गुजरात में क्या था, बैकिंग पीसेंट डिमांडिंग रिलैक्स्ड रेवेन्यू कलेक्शन ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड एपेडेमिक। ठीक है। तो यहां पर क्रॉप खराब हो गया था, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे 2-3 साल लगातार ड्रॉट की सिचुएशन रही, तो क्रॉप क्या हुआ, खराब हो गया। क्रॉप खराब हो गया, अब फार्मर्स कैसे टैक्स पे करेंगे। ठीक है। लेकिन अब उस पे ब्रिटिशर्स जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं, तुम यू हैव टू पे द टैक्स, राइट। इसी के अगेंस्ट यहाँ के फार्मर्स महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं, और महात्मा गांधी यहाँ पर भी पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है। सत्याग्रह मूवमेंट करते हैं खेड़ा में, और इस मूवमेंट में भी क्या होता है, सक्सेस होता है। ये मूवमेंट भी महात्मा गांधी का कैसा था, सक्सेसफुल मूवमेंट था। इतनी बात क्लियर हुई। तो पहले दो मूवमेंट जो महात्मा गांधी के थे वो सक्सेसफुल थे, कौन कौन, चंपारण और खेड़ा। इसके बाद जो थर्ड मूवमेंट है महात्मा गांधी का, वह है अहमदाबाद मूवमेंट। ठीक है। अहमदाबाद मूवमेंट में क्या होता है, ये बेसिकली एक कॉटन मिल है। ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं है, यहीं के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, उनके खिलाफ था। कॉटन मिल थी एक, कहाँ पर, अहमदाबाद में, कॉटन मिल थी अहमदाबाद में। यहाँ पर वर्कर्स जो काम कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर वर्कर्स को एक्चुअली जो एपेडेमिक हुआ था उस टाइम पे, उसका बोनस मिलना था, बट वो बोनस नहीं दे रहे थे। ठीक है। जो मिल के ओनर्स थे बोनस नहीं दे रहे थे। इसी के खिलाफ महात्मा गांधी इस मूवमेंट में शामिल होते हैं, और फिर इनको जो इंडस्ट्री के मालिक थे उनको क्या देना पड़ता है, बोनस देना पड़ता है वर्कर्स को। और इस तरह से ये मूवमेंट भी क्या होता है, सक्सेसफुल रहता है। तो ये पहले तीन मूवमेंट, कौन, चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात, और कॉटन मिल गुजरात, ये तीनों मूवमेंट 17 और 18 में होते हैं, 1917 और 18 में होते हैं। और ये तीनों ही मूवमेंट, इट वाज सक्सेसफुल मूवमेंट। ठीक है। तो ये तीन मूवमेंट के बाद होता क्या है कि ब्रिटिशर्स को लगने लगता है, भले ही छोटी छोटी जीत थी, लेकिन ब्रिटिशर्स को लगने लगता है कि ये जिस तरह से मूवमेंट चलाया जा रहा है, अगर इस तरह का मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया फैल गया, तो हमारे लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि हम इंडिया में लॉन्ग टर्म सरवाइव कर पाए, लॉन्ग टर्म रूल कर पाए। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अब देखो इस मूवमेंट, जैसे महात्मा गांधी का यहाँ पर ये फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे महात्मा गांधी, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है किसको बुलाते हैं, महात्मा गांधी को। अब ये महात्मा गांधी एक तरह से मास लीडर हो चुके हैं इंडिया में, क्या हो चुके हैं, मास लीडर। यानी बहुत सारे लोग अब किसको ज्वाइन कर रहे हैं, महात्मा गांधी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्लियर है। उनके थॉट्स को, उनके आइडियाज को फॉलो कर रहे हैं कि ठीक है, हम वायलेंस नहीं करेंगे, विदाउट वायलेंस हम सच्चाई के लिए लड़ाई करेंगे। ठीक है। जब इस तरह के मूवमेंट अक्रॉस इंडिया होने लगते हैं धीरे धीरे, तो ब्रिटिशर्स जो है ये एक एक्ट लाते हैं, एक एक्ट लाते हैं जिसका नाम था रोलेट एक्ट 1919, 1919 में रोलेट एक्ट लाते हैं। अब ये रोलेट एक्ट क्या है ये समझिए।
तो ये जो रोलेट एक्ट है, इसका प्रोविजन क्या है समझिए। ये सिंपली ये कहता है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सबको क्या करेंगे, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सप्रेस्ट करना है, और इनको डायरेक्टली क्या करेंगे, जेल में बंद कर देंगे। क्या करेंगे, जेल में बंद कर देंगे। विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी ट्रायल पॉलिटिकल प्रिजनर्स होंगे। किसी को भी 2 इयर्स के लिए बिना किसी ट्रायल के उसको एडवोकेट नहीं मिलेगा, उसको जज के सामने कुछ अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। विदाउट एनी ट्रायल उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ वो बिना किसी अरेस्ट वारंट के, जैसे किसी को अरेस्ट करते हैं तो वारंट देना होता है, वारंट दिखाना होता है। इस एक्ट के अंदर ये ऐसे प्रोविजन थे कि बिना किसी वारंट के किसी के घर में भी सर्च कर सकते हैं, किसी के घर में क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को बिना किसी रीजन दिए और बिना किसी ट्रायल के जेल में 2 साल के लिए बंद किया जा सकता था। तो ये था रोलेट एक्ट। अब आप समझ सकते हो कि ये कितना हार्श और कितना खतरनाक, कितना डेंजरस एक्ट था, ठीक है। कि कोई भी कुछ अगर कर रहा है, गवर्नमेंट यानी ब्रिटिशर्स चाहेंगे तो उसको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वारंट के जेल में बंद कर सकते हैं फॉर 2 इयर्स। समझ आ गई बात। इस एक्ट का महात्मा गांधी क्या करते हैं, इसके खिलाफ क्या करते हैं, कहते हैं कि हम इसके खिलाफ नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे। क्या कहते हैं, महात्मा गांधी लॉन्च्ड 1919 में लॉन्च करते हैं क्या, नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट 1919। ये जो रोलेट एक्ट आया, इसके खिलाफ महात्मा गांधी पूरे देश में क्या करते हैं, सत्याग्रह लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। अब इस सत्याग्रह में द रोलेट एक्ट वाज अपोज्ड बाय इंडियंस इन द फॉलोइंग वेज। कैसे इंडियंस जो थे महात्मा गांधी को फॉलो करते हुए किस तरह से इस एक्ट के खिलाफ करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। वो देखिए, पहला, नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ बिगिंस। यानी हमें बिना किसी वायलेंस के क्या करना है, बिना किसी वायलेंस के हमें इस एक्ट के खिलाफ लड़ाई करनी है, ठीक है। इस जो अन्याय, अनजस्ट लॉ भी बना है, इसके खिलाफ क्या करनी है, लड़ाई करनी है विदाउट एनी वायलेंस, ठीक है। और क्या करते हैं, रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्या करते हैं, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। तो अलग अलग सिटीज में इंडियंस जो हैं ये लोग इस एक्ट के खिलाफ रैलीज निकालते हैं, अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट, ठीक है। लोग आ जाते हैं, रोड से निकलते हैं, जैसे होर्डिंग लेकर कि आई अपोज द रूलेट एक्ट, इस तरह के काम, इस तरह के रैलीज निकालते हैं। और क्या करते हैं, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवेज वर्कशॉप। रेलवेज के जो वर्कर्स थे, चूंकि रेलवे में काम कौन कर रहा था, इंडियंस काम कर रहे थे, वो लोग स्ट्राइक में चले जाते हैं। कहते हैं कि जब तक इस एक्ट को वापस नहीं लिया जाएगा हम काम पे वापस नहीं जाएंगे। साथ ही साथ चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे बैंक हो, इन सभी जगहों पे लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अब जब इन सभी जगहों पे स्ट्राइक में जाएंगे तो गवर्नमेंट का काम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि लोग वापस आए और काम पे आए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लोग इस एक्ट के खिलाफ पूरे देश में इस एक्ट के खिलाफ गुस्सा है, और लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, और काम पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी चक्कर में क्या होता है कि पंजाब में एक जगह है अमृतसर, आप सब जानते होंगे। अमृतसर में गांव के पास, ठीक है, शहर से दूर एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। क्या नाम था, जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग। इस बाग के अंदर, चूंकि ये सिटी से बाहर था, और बैसाखी में एक मेला लगता है, ठीक है, पंजाब में। तो इस मेले में लोग, जो आसपास के विलेजेस के लोग थे, वो सब यहाँ गए हुए थे, ठीक है। अब एक और चीज बता दूं आपको कि चूंकि इस तरह के लोग स्ट्राइक कर रहे थे, रेलवे पे लोग नहीं जा रहे थे, रोड पे रैलीज और प्रोटेस्ट निकाल रहे थे लोग, तो जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था। मार्शल लॉ क्या होता है बेटा, कि कहते हैं कि एक जगह आप 4 या 5 लोग या 6 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी आपको भीड़ लगा के कहीं खड़े नहीं होना है, आप कहीं मीटिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह के पूरे जगह पे इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था। बट चूंकि जो जलियांवाला बाग था,
ये क्या था, शहर से दूर था। और पहले इतना न्यूज चैनल्स और न्यूज पेपर्स नहीं होते थे कि लोगों को सबको अवेयरनेस हो। तो लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई मार्शल लॉ अंग्रेजों द्वारा लगाया गया है। ठीक है। तो लोग बैसाखी के मेले में इस बाग के अंदर जाते हैं। तो एक तो नॉर्मल जो विलेजर्स हैं वो यहाँ जाते हैं मेला करने, दूसरे जो हमारे इंडियंस थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ये लोग भी यहाँ पर मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं कि यहाँ पर हम मीटिंग करेंगे, रैलीज करेंगे और लोगों को इस एक्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, डायर, जनरल डायर था जिसने वहां पर गोलियां चलाई थी, नाम याद रखना, जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स। इस पार्क के जो एग्जिट पॉइंट्स थे उन सबको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि कोई भी आदमी अब बाहर नहीं निकलेगा। एंड ही ऑर्डर्ड ही ट्रूप्स, जो ट्रूप्स था यानी जो आर्मी वाले उसके साथ थे, उनको ऑर्डर दिया कि आप सीधा इनके ऊपर फायरिंग कर दीजिए। और यहाँ पर जितने भी मेले में हजारों लोग थे उन पर डायरेक्ट फायरिंग हो जाती है। और जब फायरिंग होती है तो बहुत सैकड़ों लोग, हंड्रेड्स ऑफ द पीपल क्या होते हैं, मर जाते हैं, डाइट। ठीक है। कहा जाता है कि इसी जो जलियांवाला बाग है यहाँ पर एक कुआं था, उस कुएं में अपनी जान बचाने के लिए लोग कितने कूद जाते हैं। ठीक है। एक के ऊपर दूसरा कूद रहा है, दूसरे के ऊपर तीसरा कूद रहा है। तो इस तरह से आप क्या होगा समझ सकते हो, लोग बचेंगे क्या, नहीं बचेंगे। तो ये बहुत ही एक तरह से बहुत भयानक, बहुत डेंजरस ये एक्ट था, किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा। बाद में इसने क्या बोला, बाद में बोला कि मैं लोगों के दिमाग में डर पैदा करना चाहता था। ठीक है, कि लोग इस तरह के प्रोटेस्ट में भाग न ले। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर। क्या चाहता था कि लोगों के दिमाग में टेरर पैदा हो जाए, भय पैदा हो जाए, कि लोग इस तरह से ब्रिटिश के खिलाफ खड़े ना हो, इस तरह से ब्रिटिश के खिलाफ रैलीज ना करें, स्ट्राइक ना करें। समझ आई बात। लेकिन इसने हंड्रेड्स ऑफ द हंड्रेड पीपल लोगों की क्या की, जान ले ली। ठीक है। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट आप सबको याद होना चाहिए। ये कब हुआ था, तो बेटा ये हुआ था 13 अप्रैल, 13th, ये डेट याद रखना, 13 अप्रैल, ये ब्लैक डे था बेटा, ब्लैक डे था इंडियन हिस्ट्री में, 13 अप्रैल 1919। क्लियर है। तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। और ये किसने किया था, जनरल डायर, जनरल डायर, ये जनरल डायर। ठीक है। इसको भी बाद में हमारे ही देश के एक थे ऊधम सिंह, वो जाके ब्रिटेन में मारते हैं इसको। ठीक है, उसकी कहानी, एक मूवी उसकी भी आई है। तो आप देखना, इसको जाके इसके घर में मारते हैं ब्रिटेन में। ठीक है। तो ऐसा नहीं था इंडियंस। ठीक है। तो बदला लेना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। ठीक है, वो भी उनके घर में घुस के। ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रीजन फॉर स्टार्टिंग द खिलाफत मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या है और क्यों खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो बेटा हमने आपको स्टोरी के शुरू में बताया था, क्या बताया था, एक चीज बताई थी कि यहां देखना, खिलाफत मूवमेंट के लिए पहले ये स्लाइड आप समझो। बेटा हमने बोला था एलाइड पावर्स जीतते हैं और सेंट्रल पावर्स हार जाते हैं इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। और जब ये सेंट्रल एलाइड पावर जीत जाते हैं तो इन कंट्रीज के ऊपर क्या लगाते हैं, वार सैंक्शन। और यही वार सैंक्शन ऑटोमन एम्पायर के ऊपर लगाया जाता है। और यहाँ का जो खलीफा होता है, कौन, खलीफा जो होता है, इसके पोस्ट को क्या करते हैं लोग, खत्म कर देते हैं। कहते हैं अब के बाद ऑटोमन एम्पायर में कोई भी खलीफा नहीं होगा। ठीक है। इसके खिलाफ जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब हम आ जाते हैं वहां पर, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लोग क्या करते हैं, इनके सपोर्ट में, किसके, खलीफा के सपोर्ट में हर लोग, पूरे देश के जो अलग अलग देशों के मुस्लिम्स होते हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं। और चूंकि हमारे देश में भी मुस्लिम थे, क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जो खलीफा होता है, खलीफा जो था, जो ऑटोमन एम्परर था, वहां का रूलर था, वो एक तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुस्लिम रिलीजियस के लोग हैं उनका एक तरह से हेड माना जाता है। क्या माना जाता है, हेड माना जाता है। ठीक है। और जब ये पोस्ट खत्म कर रहे थे लोग, तो इंडिया में भी जो मुस्लिम्स थे
वो लोग इनका सपोर्ट करना चाहते थे, और इनके सपोर्ट के लिए मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिगेन टू सपोर्ट द टेम्पोरल पावर ऑफ खलीफाज इन इंडिया। टू खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड। तो इनको सपोर्ट करने के लिए, खलीफा को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में कौन सी कमेटी बनी बेटा? खिलाफत कमेटी। ठीक है, खिलाफत कमेटी। और खिलाफत कमेटी को कौन फाउंड करता है? तो दो मुस्लिम ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली। कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो नाम याद रखेंगे, मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी फॉर्म किया था। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, देन at the Kolkata session of the Congress in September 2020, 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत एंड स्वराज। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। जब ये मूवमेंट हो रहा था, जब जलियांवाला बाग हुआ, यानी जब हम रोलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने पूरे देश में मतलब नेशन वाइड एक मूवमेंट चलाया, सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, और वो मूवमेंट बंद हुआ, कॉल ऑफ करना पड़ा, क्योंकि वो एक तरह से क्या हो गया था, वायलेंट मूवमेंट हो गया था, जितने लोग मारे गए थे। और महात्मा गांधी का आइडिया आप जानते हो कि वो चाहते थे नॉन वायलेंस तरीके से मूवमेंट हो। तो होता क्या है कि महात्मा गांधी को एक चीज रियलाइज होता है कि अभी हम एक नहीं हुए अच्छी तरह से। मुस्लिम्स अलग जा रहे हैं, हिंदू अलग जा रहे हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे मुस्लिम्स को भी साथ लाकर, अगर मुस्लिम भी हमारे साथ आ जाएं और फिर हम कोई मूवमेंट अगर रन करते हैं, तो डेफिनेट तौर पर हमें सक्सेस मिलेगी। अब महात्मा गांधी को एक रीजन ढूंढ रहे थे कि कैसे हम मुस्लिम्स को एक साथ लाएं। और महात्मा गांधी को जब ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, खलीफा का पोस्ट ऑटोमन एम्परर में खत्म कर देते हैं, तो यहां पर खिलाफत कमेटी बनती है। यहाँ की मुस्लिम्स किसको सपोर्ट कर रहे थे? खलीफा को। महात्मा गांधी ने बोला, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे, मैंने बताया था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है कब बनी थी? 1985 में। ठीक है, महात्मा गांधी भी इसको ज्वाइन किए थे। तो महात्मा गांधी ने बोला कि अगर हम आज किसको सपोर्ट करेंगे? खिलाफत कमेटी को। ठीक है, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कि क्यों ये खलीफा का पोस्ट खत्म कर रहे हैं। अगर आज हम मुस्लिम्स को इनको सपोर्ट करते हैं, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो एक खिलाफत कमेटी बनाए हैं, अगर हम इनको सपोर्ट करते हैं खिलाफत कमेटी के माध्यम से, किसको? खलीफा को, तो मुस्लिम्स हमारे साथ आएंगे और हम हिंदू और मुस्लिम एक होकर कोई भी मूवमेंट चलाएंगे। ठीक है, इनिशियल में कुछ जो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग होते हैं, वो लोग इस आइडिया को नहीं मानते। लेकिन एक सेशन होता है कोलकाता में। कहाँ सेशन होता है? कोलकाता में कांग्रेस का सेशन होता है 1920 में। और यहाँ पर महात्मा गांधी सभी को एग्री कर लेते हैं फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया, और साथ ही साथ एक सपोर्ट ऑफ खिलाफत। तो ठीक है कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी चलाएंगे और सपोर्ट करेंगे किसका? खलीफा का थ्रू, खिलाफत कमेटी के थ्रू। ठीक है, और इसके माध्यम से हम क्या लाएंगे? स्वराज लाएंगे इंडिया में। क्या लाएंगे? स्वराज लाएंगे। इतनी बात समझ आई? तो खिलाफत मूवमेंट आपको समझ आ गया कि खिलाफत मूवमेंट क्यों चलाया गया था और किसके लिए? किसके लिए? ऑटोमन एम्परर जो खलीफा हुआ करता था उसके लिए। यहाँ के मुस्लिम सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई। तो महात्मा गांधी को एक मौका, अपॉर्चुनिटी मिली कि कैसे मुस्लिम्स का साथ देकर उनका विश्वास, उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। और उन्होंने उनका खिलाफत कमेटी में साथ दिया, और मुस्लिम्स भी नॉन, फिर उन्होंने एक मूवमेंट चलाया महात्मा गांधी ने। कौन सा मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, और इस मूवमेंट में मुस्लिम्स भी साथ आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों रन किया? अब ये समझिए बेटा। महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। क्या लिखी थी? हिंद स्वराज। कब? 1909 में, 1909 में महात्मा गांधी ने इस बुक में लिखा था कि व्हाई इंडिया में, इंडिया में ये जो ब्रिटिशर्स हैं क्यों सक्सेसफुली रूल कर पा रहे हैं। उनका मानना था कि हम एज ए इंडियन ही इनको क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, हम ही कोऑपरेट कर रहे हैं, तभी इनका यहाँ पर रूल चल रहा है। जिस दिन हम इनको कोऑपरेट करना बंद कर देंगे, तो ये रूल नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, आपको मैं छोटे से एग्जांपल में बताता हूँ कि बेटा, अगर
कोई भी गवर्नमेंट स्कीम निकालती है हम उसका सपोर्ट ही ना करें, कोई भी गवर्नमेंट काम कर रही है हम उसका सपोर्ट ही ना करें, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम जैसे मान लो इन्होंने रेलवे बनाया, हम रेलवे में कोई इंडियंस जॉब ही करने नहीं जाएंगे, ठीक है। इन्होंने मान लो कोई बसेस चलाई, हम कहेंगे हम इनके बस में जाएंगे नहीं। इन्होंने कोई कपड़े मान लो क्लॉथ्स लाए आउटसाइड इंडिया, हम बोलेंगे नहीं ब्रिटिशर्स लाए हैं हम इनको नहीं पहनेंगे, ठीक है। अगर इस तरह से हम इनको कोऑपरेट ना करें तो इनकी सरकार कैसे चलेगी, नहीं चलेगी, ठीक है। तो यही आइडिया था महात्मा गांधी का कि अगर मैं हम लोग क्या करें, एज ए इंडियन हम इनको सपोर्ट करना बंद कर दें, हम इनको कोऑपरेट करना बंद कर दें, तो ये बहुत जल्दी इंडिया से इनका रूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसलिए रन करते हैं महात्मा गांधी। तो क्यों रन करते हैं ये रीजन आपको मैंने बता दिया, हुआ है नॉन कोऑपरेशन, क्योंकि उन्होंने बुक लिखी थी और उनका आइडिया ये था कि अगर हम इंडियंस इनको कोऑपरेट न करें तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ईयर, एक साल के अंदर ये इनका रूल खत्म हो जाएगा और इंडिया में क्या आ जाएगा, स्वराज आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की आगे, ठीक है। तो देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, 1920 में ही एक सेशन और होता है किसका, कांग्रेस का, कहां पर, नागपुर में। पिछला हुआ था कोलकाता में, ये वाला होता है नागपुर में। नागपुर में कंप्रोमाइज किया जाता है कि हम नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, महात्मा गांधी ने बोला कि अगर किसी को कोई टाइटल दिया है, पहले क्या करते थे ब्रिटिशर्स खुश करने के लिए, इंडियंस को खुश करने के लिए किसी को टाइटल दे दिया, किसी को बोला कि तुम्हारा टाइटल रॉय है, किसी को टाइटल दे दिए, सर की उपाधि दे दी, तो इस तरह से टाइटल्स देते थे, ठीक है। तो यहां पर महात्मा गांधी ने बोला, खुद अपना टाइटल उन्होंने सरेंडर कर दिया जो गवर्नमेंट ने दिया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। तो वो टाइटल क्या करते हैं, वापस कर देते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, बायकॉट करते हैं, किस चीज का, सिविल सर्विसेज का। बोलते हैं कोई भी इंडियन इनकी सिविल सर्विसेज ज्वाइन नहीं करेगा, कोई भी इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करेगा, कोई भी इंडियन पुलिस ज्वाइन नहीं करेगा, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, जो कोर्ट होते हैं वहां पर जो लॉयर्स थे, इंडियन लॉयर्स थे, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया, बोला हम नहीं जाएंगे कोर्ट। लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होता था, वो इलेक्शन नहीं फाइट करेंगे। स्कूल्स में बच्चे, स्कूल्स जो इनकी स्कूल्स थी वहां स्कूल्स नहीं जाएंगे। कोई भी फॉरेन गुड्स जो होते हैं उन गुड्स को हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ आ गई। तो अगर सिंपल चीज है, कोई आज की भी गवर्नमेंट है, अगर उनके हम सभी जो सर्विसेज हैं उनको अवॉइड कर दें, जैसे हमारी जो रेलवे है, अगर लोग डिसाइड कर लें कि हम रेलवे पे सफर ही नहीं करेंगे तो रेलवे कब तक चलेगी, नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। इसी तरह से अगर इंडियंस आर्मी नहीं ज्वाइन करेंगे तो देश कैसे चलेगा, समझ रहे हो। तो ये समझो कि उस टाइम पे महात्मा गांधी कितना सोच सकते थे, उन्होंने बोला किस तरह से इनको हम वीक कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, घुटने पे ला सकते हैं। तो उन्होंने बोला कोई सिविल सर्विसेज ज्वाइन ना करे, आर्मी ज्वाइन ना करे, पुलिस में ना जाए, कोर्ट्स नहीं जाना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन को भी क्या करना है, बाइकआउट करना है। स्कूल्स, बच्चे स्कूल्स जाना बंद कर दिए, ठीक है। बच्चे कॉलेजेस में जो थे कॉलेज बंद कर दिए, कॉलेज जाना बंद कर दिए। बोलते थे जो भी फॉरेन गुड्स है ना वो कोई भी यूज नहीं करेगा, ठीक है। इवन जो शॉपकीपर होते थे, यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, कोई भी विदेशी सामान अपने दुकान में रखते ही नहीं थे, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1920, ये पूरी तरह से कब चालू हुआ, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट दोनों साथ साथ चल रहे थे 1921 में। ऑल ऑफ देम रेस्पोंडेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, सभी का क्या मानना था कि अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सही से ऑल ओवर इंडिया चलाए तो हमें स्वराज मिलने में वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। बट द टर्म मीन्ड डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, जैसे यहां पर महात्मा गांधी ने क्या बोला कि हमें कोऑपरेट नहीं करना, किसको, ब्रिटिशर्स को। लेकिन गांव में, विलेजेस में किस तरह से लोगों ने इस चीज को लिया, महात्मा गांधी की इस आइडिया को कैसे लिया, वो अब हम समझते हैं। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, विद इन द मूवमेंट, इसी मूवमेंट में अलग जगह पे लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो मूवमेंट इन द टाउन्स, टाउन्स में कैसा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चल रहा है। ज्यादातर जो टाउन्स में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाला आदमी था वो कौन था, मिडिल क्लास, ठीक है। सबसे ज्यादा इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कौन किया, मिडिल क्लास इन सिटीज में, ठीक है।
Thousands of students left government controlled schools and colleges। तो बच्चे स्कूल्स और कॉलेज जाना बंद कर दिए। हेडमास्टर्स टीचर्स जो थे वो रिजाइन दे दिए स्कूल कॉलेजेस से। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। तो शहरों में जो लॉयर थे जो लीगल प्रैक्टिस कर रहे थे उन्होंने बंद कर दिया। काउंसिल इलेक्शंस जो भी बताया था कि काउंसिल इलेक्शन होने वाला था, काउंसिल इलेक्शंस को बाइकॉट कर दिया एक्सेप्ट इन मद्रास। मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी, क्या थी? जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टीज थी वो सब क्या करती हैं? बाइकॉट करती हैं इलेक्शन का। तो पूछ सकता है कि कौन सी पार्टी ने बाइकॉट नहीं किया था काउंसिल इलेक्शन का? वो कौन थी पार्टी? जस्टिस पार्टी। ये नॉन ब्राह्मण पार्टी थी जी, ठीक है, इसमें ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है, ये इनकी पार्टी थी मद्रास में, ध्यान रखना है। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। तो जो विदेशी कपड़े थे उनकी होलियां जलाई जा रही थी। लोग घरों से अपने कपड़े जो मैं उन्होंने खरीदे थे विदेशी कपड़े, वो सड़कों में ले जाके उसको जला देते थे, ठीक है। लिकर शॉप बंद कर दिए गए, ठीक है। जो फॉरेन गुड्स कोई भी सामान फॉरेन का था उसको बाइकॉट किया गया। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। बताया ना कि जितने भी ट्रेडर्स थे, जो शॉपकीपर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने किसी भी फॉरेन गुड्स को अपने दुकान में रखना ही बंद कर दिया, उसको बेचना ही बंद कर दिया। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। अब देखिए समझिए बात को कि पहले क्या होता था, कपड़े विदेश से बन के आते थे मशीनों से। अब जब वो कपड़े लोग लेना बंद कर दिए तो इंडियन जो टेक्सटाइल की कंपनी थी, मिल्स थे, उनका बिजनेस क्या हुआ? उनका बिजनेस बूम अप कर गया, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, इस मूवमेंट की वजह से जो ट्रेड होता था वो 107 मिलियन के आसपास ट्रेड होता था, किसका? ब्रिटिश का, ठीक है, इंडिया में। वो 50% रिड्यूस हो गया। कितना हो गया? 50% के आसपास कम हो गया ट्रेड, ठीक है, क्योंकि लोगों ने क्या किया? अवॉइड, बाइकॉट कर दिया फॉरेन गुड्स का, ठीक है। चलिए आइए आगे समझते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन बिकॉज। अब क्या होता है, ये मूवमेंट शुरू में तो बहुत अच्छा चला लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट स्लो होना चालू हो गया। उसकी वजह क्या थी? देखिए, जो बच्चे स्कूल जाते थे, जो कॉलेजेस जाते थे, वो कब तक नहीं जाएंगे? 6 महीने, साल भर। लेकिन धीरे धीरे तो उनको आगे पढ़ना है ना। तो लोग कब तक अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के जो स्कूल्स थे उसके अलावा कोई स्कूल अच्छी थी नहीं जहां लोग जा सके, पढ़ाई कर सके। दूसरे जो टीचर्स थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, प्रिंसिपल हेडमास्टर जो रिजाइन कर दिए थे, अब वो कब तक बिना जॉब के घर में बैठे रहेंगे? दूसरे उनके पास कोई जॉब के ऑप्शंस नहीं थे। तो फिर से 2 4 6 महीने बाद फिर से उसी जॉब में वापस हो गए, ठीक है। इसी तरह से लॉयर्स एडवोकेट कब तक घर में बैठे रहते? तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होते हैं, ये लोग भी काम में वापस होना चालू होते हैं। जैसे वापस होंगे तो क्या होता है, मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। क्लियर? इतनी बात समझ आई? तो ये तो हो गया कि सिटीज में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह से रन कर रहा था। अब बात करते हैं कि कंट्री साइड में, ठीक है, दूर दराज की जगहों में किस तरह से ये मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। तो एक अवध जगह थी, कहां पर? यूपी में एक अवध जगह है, ठीक है। तो अवध पीसेंट्स, वहां के जो पीसेंट्स वर्कर्स थे, जो फार्मर वर्कर्स थे, उनकी स्थिति क्या थी? तो पीसेंट ऑफ अवध वर लेड बाई बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे, क्या थे? एक सन्यासी थे। एंड द मूवमेंट वाज अगेंस्ट तालुका दास एंड लैंडलॉर्ड। अब ये मूवमेंट जो अवध में चल रहा था ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, ये मूवमेंट अपने इंडियंस के ही खिलाफ था। लेकिन वो कौन थे? तालुकादार्स और लैंडलॉर्ड्स। ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, यानी अमीर लोग होते थे गांव में, और ये अपनी लैंड जो पीसेंट्स हैं, जो फार्मर्स वर्कर्स हैं, उनको रेंट पे देते थे। समझ आई बात? और वो रेंट का रेवेन्यू जो होता था बहुत हाई होता था, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो पीसेंट्स थे, जो गरीब लोग थे, वो इनके खिलाफ फाइट कर रहे थे। देखो सेम ही चीज महात्मा गांधी ने क्या बोला, इनको सपोर्ट मत करो। ये लोग क्या समझे, यहाँ गांव में क्या सोचे, क्योंकि इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम अंग्रेज नहीं थे, ब्रिटिशर्स नहीं थे, वहां के ही जो अमीर लोग थे वो प्रॉब्लम थे। कौन? लैंडलॉर्ड और तालुकादास, ठीक है। ये क्यों परेशान थे? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, हाई रेंट ले रहे थे लैंड का और अदर सेसेस लेते थे। पीसेंट जो वर्कर्स होते थे उनसे बेगार कराते थे। बेगार का मतलब होता है अनपेड वर्क, यानी बोलते थे
चल आज ये मेरा काम कर दे। अब काम कर दिया, पैसे नहीं देंगे, बोलेंगे ऐसा है सब्जी है ये, यार ले जाके तू खा लेना, ठीक है, थोड़ा चावल ले जा खा तू बना खा लेना, ठीक है। तो इस तरह से अनपेड, बिना पेमेंट के वर्क कराने को क्या बोलते थे, बेगारी करना, बेगर करना, ठीक है। वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट, समझ आई बात। तो जब बिना पेमेंट के वर्कर से काम कराया जाता है उसे बेगर बोलते हैं, ठीक है। पीसेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, तो क्या चाहते थे पीसेंट्स, चाहते थे कि जो रेंट है जमीन का, खेत का, वो कम होना चाहिए। अबोलिशन ऑफ बेगर, तो जो बेगारी कराते हैं, बिना पेमेंट के काम कराते हैं, ये बंद होना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, लैंडलॉर्ड का सोशली बाइकआउट कर दिया। क्या कर दिया, सोशल बाइकआउट कर दिया। कैसे सोशल बाइकआउट, एक था नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद मतलब इन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि जो ऐसा लैंडलॉर्ड है जो हमें क्या करता है, ऑप्रेसिव है, या जो हमें सब्रेस्ट कर रहा है, हमें बहुत ज्यादा हाई रेंट लेता है, बेगारी कराता है, कोई भी नाई या धोबी, कोई नाई इनके बाल नहीं काटेगा, कोई धोबी इनके कपड़े नहीं प्रेस करेगा या धुलेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इनके खिलाफ एक सोशली बाइकॉट मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है, किसके खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ, ठीक है। जो यहाँ पर अवध के किसान थे, इन्होंने किसान सभावाज सेटअप, किसान सभावाज सेटअप, और इस किसान की जो सभा थी, किसान सभा थी अवध में, इसको हेड कौन किया, खुद जवाहरलाल नेहरू ने, खुद जवाहरलाल नेहरू ने और बाबा रामचंद्र ने, इन दोनों ने लोगों ने इस सभा को क्या किया, हेड किया। और इनके अलावा भी कुछ लोग थे, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, जहां पर शहरों में लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं, वहीं पर आप देखोगे कि कंट्री साइड में, जैसे अवध और दूसरी जगह है, यहाँ पर गांव में लोग किससे परेशान थे, तो इनको लगा कि महात्मा गांधी कर रहे हैं, जिससे आप परेशान हो, आप उसके खिलाफ मूवमेंट चलाओ, तो इन्होंने किसके, तालुकादार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ इन्होंने क्या चला दिया, मूवमेंट, किस चीज के लिए, हाई रेंट लेते थे और बेगारी कराते थे। दो चीजें ध्यान रखना, हाई रेंट लेते थे, हाई रेवेन्यू लेते थे लैंड का, और दूसरा बेगारी कराते थे, वर्क विदाउट पेमेंट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हुई कहाँ की, अवध की, अवध की जो पीसेंट्स थे। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर है ट्राइबल पीसेंट्स। ट्राइबल पीसेंट्स आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आपने सुना होगा। तो यहां पर एक गॉडेम हिल्स है, गॉडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ ट्राइबल रहते थे, ठीक है। तो ये ट्राइबल का रिवोल्ट है। ट्राइबल का रिवोल्ट कहाँ होता है, गुडमेन, गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अब समझिए ये क्या होता है, यहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो फॉरेन है, जो फॉरेस्ट है, वहां पर ये जो ट्राइबल, चूंकि देखिए ट्राइबल्स जो पीपल होते हैं, इनकी लाइफ डिपेंडेंट होती है फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट में ही ये लोग फ्रूट्स लाते हैं, वहां से लकड़ियां लाते हैं, फ्यूल वुड लाते हैं, ठीक है। वहां से अलग अलग तरह की क्या लाते हैं, आयुर्वेदिक दवाएं लाते हैं और शहरों में ले जाके बेचते हैं, ठीक है। उसी से उनका क्या चल रहा होता है, जीवन। दूसरा, ये अपने कैटल को ग्रेज कराने के लिए भी कहाँ ले जाते हैं, फॉरेस्ट में ले जाते हैं। लेकिन ये कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। दस दिस एनरेज्ड द हिल पीपल। समझ आई बात। ये जो है, हमने क्या बोला कि जो ब्रिटिशर्स थे, ये फॉरेस्ट में जाना बंद कर दिया, किसका, ट्राइबल्स का। वहां बोले यहाँ पर आप अपने पशुओं को, अपने कैटल्स को ग्रेज नहीं करा सकते, कोई फ्रूट्स नहीं यहाँ से ले जा सकते, कोई फ्यूल वुड यहाँ से नहीं ले जा सकते। तो इस तरह से वहां के जो ट्राइबल्स थे, ये लोग बहुत परेशान हो चुके थे, किससे, ब्रिटिशर्स से। क्योंकि ट्राइबल्स का केवल लाइवलीहुड ही अफेक्ट नहीं होता था, एक्चुअल इनका जो ट्रेडिशनल है, यह भी फॉरेस्ट से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसी के खिलाफ ट्राइबल क्या करते हैं, यहाँ पर रिवोल्ट करते हैं। और इनके जो रिवोल्ट करते, और साथ साथ देखो, एक तो ये था ही कि आपको फॉरेस्ट में नहीं जाने देंगे, ठीक है। साथ ही साथ वहां पर क्या कराते थे, जो सड़क है वो सड़क बनवाते थे, यही बेगारी करा के। तो पेमेंट नहीं करते थे, सड़क बनवा लेते थे, या कभी पेड़ कटवाना है वो कटवा लेते थे, बेगारी करवाते थे, राइट। तो इस बेगारी और इसके खिलाफ क्या करते हैं, यहाँ के जो हिल के पीपल हैं, ये रिवोल्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कॉलोनी के खिलाफ। और इनके जो लीडर्स थे, वो लीडर थे रोल ऑफ
रोल ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू, ये इनके लीडर्स थे। अल्लूरी सीताराम राजू कौन है? तो ये ट्राइबल लीडर थे, ठीक है, इन गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। लोग मानते थे कि जो सीताराम राजू हैं इनके अंदर कुछ एडिशनल पावर्स हैं, ठीक है, कुछ सुपर नेचुरल पावर है। क्योंकि कहता कहा जाता था कि ये तो एक तो लोगों को क्या करते थे, मेडिसिन देते थे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ठीक है, तो लोगों की इलाज भी करते थे। दूसरा, लोगों का भविष्य बताते थे, एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर थे। तीसरा, लोग मानते थे कि इनको बुलेट नहीं लगेगा, यानी गोली इनको मारो नहीं लगेगा, गोली का कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको, ठीक है। तो ये जो चीज थी, इसकी वजह से, ठीक है, ये इनके लीडर बने हुए थे, किसके? ये जो ट्राइबल लोग, ठीक है। तो यही चीज है, ही स्टार्टेड ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। तो ये क्या करते थे? गुरिल्ला मूवमेंट चलाते थे, ठीक है, गुरिल्ला मूवमेंट चलाते थे इन गिडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। गुरिल्ला एक तरह से वार प्रैक्टिस होती है। गुरिल्ला वार प्रैक्टिस में क्या होता है कि लोग, क्या होता है, जंगलों में छुप जाते हैं और यहाँ से इनको जब मौका मिलता है तो अटैक करते हैं, फिर जाके जंगलों में छुप जाते हैं। इस तरह की जो वार स्ट्रैटिक है, स्ट्रेटजी है, इसको क्या बोला जाता है? गुरिल्ला वार स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, यहाँ से गुरिल्ला मूवमेंट चलाते थे, ठीक है। ट्राइबल पीपल वर अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट जाना बंद कर दिए थे। देयर लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड एंड देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर डिनाइड। ट्रेडिशनल राइट्स क्या था कि ये चूंकि इनकी पूरी तरह से लाइफ जो है जो फॉरेस्ट है उस पर डिपेंड करती है, और जब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, फॉरेस्ट में इनका जाना आना बंद कर दिया, तो एक तरह से इन्होंने इनके खिलाफ मूवमेंट चालू कर दिया। देयर लीडर अल्लूरी सीताराम राजू वाज इंस्पायर्ड बाई गांधी जी। गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसके इसका काफी ये लोग ये प्रशंसक थे, उनको क्या करते थे, प्रेज करते थे और इंस्पायर्ड हुए थे। लेकिन इनका कहना ये था, ठीक है, परसुएडेड पीपल टू बियर गांधी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। तो लोगों को इन्होंने मनाया कि आप खादी पहनो, कोई भी हम विदेशी सामान नहीं पहनेंगे, और ड्रिंकिंग बंद कर दो, अल्कोहल कोई नहीं पिएगा, नहीं शराब कोई नहीं पिएगा, ठीक है। बट इनका गांधी जी से थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन था। गांधी जी नॉन वायलेंस को मानते थे और ये कहते थे कि ही asserted दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स। ये क्या चाहते थे? कहते थे कि फोर्स से, वायलेंस से ही इंडिया से अंग्रेजों को हटाया जा सकता है, नॉट नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी को इंस्पायर जरूर करते थे, बट महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस आइडिया को ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज इन प्लांटेशन। तो जब ये सारा चीज मूवमेंट चल रहा है, तो जो प्लांटेशंस में काम करने वाले वर्कर्स थे उनकी सिचुएशन कैसी थी? तो मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स। तो प्लांटेशन वर्कर असम में क्या होता है, असम में चाय के बागान वगैरह होते हैं, वहां पर जो लेबर वर्कर्स काम करते हैं चाय के बागान पे, ये एक ब्रिटिशर्स एक एक्ट लाते हैं, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इस एक्ट के थ्रू ये वहां के लेबर्स को उनके घर जाने के लिए परमिट नहीं करते थे, ठीक है। यानी जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी, बिना परमिशन के वो नहीं जा सकते थे, और परमिशन रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ही देते थे। यानी ना के बराबर उनको परमिशन मिलती थी कि वो अपने गांव अपने घर जा सके, ठीक है। तो ये चीज वहां के लेबर बहुत दुखी थे, परेशान थे। जब उन्होंने सुना कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया है, तो इनको लगा कि ये जो है महात्मा गांधी, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने घर जा सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने सुना कि ये लोग मतलब ऐसे रूमर्स, तो कि वहां पर ऐसे न्यूज हर जगह नहीं होती थी, तो रूमर्स पहुंचते थे। तो इन्होंने ये भी सुना कि महात्मा गांधी का अब राज आ गया है, किसका? तो गांधी जी का राज आ गया है, और गांधी जी के राज में सभी जो गरीब लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है, उनको लैंड दिया जाएगा गाँव में, और उसी में हम खेती करेंगे, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, व्हेन दे हर्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर डिनाइड द अथॉरिटीज एंड लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। तो प्लांटेशन को छोड़कर गांव अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन होता क्या है, देखिए क्या ये घर पहुंचते हैं, तो ये सुनिए। तो दे बिलीव गांधी राज वाज कमिंग, कि गांधी का राज आ गया है और ये हमें लैंड देंगे, कहां पर?
गांव में, और हम उसी पे क्या करेंगे, खेती करेंगे। बट हाउएवर, चूंकि रेलवे में क्या था, स्ट्राइक था, मैंने बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से बहुत सारे रेलवे के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने जाना बंद कर दिया था। रेलवे में क्या चल रहा था, स्ट्राइक। और रेलवे में स्ट्राइक चल रहा था तो ये लोग बेचारे अपने गांव नहीं पहुंच पाए, और फिर पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और इनको काफी मारती है, ब्रूटली बीटेन अप। बात समझ आई? बेटा ये सब जब चल रहा था तो 4 फेब 1922 ये मूवमेंट चल रहा है। इसी मूवमेंट के लिए कुछ लोग लिकर शॉप बंद कराने जा रहे थे। कहाँ? गोरखपुर में। गोरखपुर वही सिटी है जो योगी आदित्यनाथ का होम टाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था बाजार में, मार्केट में। लेकिन पुलिस इन पे क्या करता है, पुलिस क्या करती है, इन पे लाठीचार्ज कर देती है, या पुलिस इनको रोकती है। और यहाँ की जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो क्राउड है, ये गुस्सा हो जाता है। और पुलिस जो हेडक्वार्टर होता है, पुलिस चौकी होती है, उसको चारों तरफ से बंद करके उसमें क्या कर देते हैं, फायर लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। उस पूरे चौकी में आग लगा देते हैं, और वहां पर 22 पुलिसकर्मी क्या होते हैं, मर जाते हैं। 22 पुलिसकर्मी क्या होते हैं, मर जाते हैं। और जब 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं और ये न्यूज महात्मा गांधी के पास पहुंचती है, क्योंकि महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि हम सत्याग्रह यानी नॉन वायलेंस के माध्यम से ही आजादी लाएंगे। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, चौरी चौरा कांड के बाद, चौरी चौरा कब होता है, 4 फेब 1922, तो कहते हैं कि अब हम इसको कॉल ऑफ कर रहे हैं, तो मूवमेंट को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे इससे आगे, ठीक है। चलिए, तो टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस क्या है, तो समझते हैं। गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन फेब 1922 बिकॉज द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। जैसे अभी बताया कि चौरी चौरा में जिस तरह से वाई जो जो क्राउड है वो वायलेंट हो गया था, और कैसे 22 पुलिस वालों को जला के मार देते हैं, इसकी वजह से महात्मा गांधी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको कॉल ऑफ कर देते हैं। और उनको लगता है, महात्मा गांधी को, कि जो मास है इसको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए सत्याग्रह के लिए। जितने सत्याग्रही हैं इनको ट्रेनिंग देना चाहिए, कैसे नॉन वायलेंस के साथ आप क्या कर सकते हो, आप इनको ब्रिटिशर्स को यहां से भगा सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है आगे ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, टू फैक्टर्स हैं जो अगेन द शेप इंडियन पॉलिटिक्स इन 1920 लेटर। तो 1920 के बाद पॉलिटिक्स जो जैसे मोड़ लिया, टर्न हुई, उसके दो फैक्टर्स हैं। पहला है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ यानी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया पूरे देश में, केवल इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल from 1926 and collapsed after 1930. As the demand for agriculture goods fell, export denied, peasants found it difficult to sell their harvest. अब एक टाइम पे जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती थी 1920 के आसपास, अभी क्या हो रहा है कि कॉस्ट बिल्कुल डाउन चली गई, एग्रीकल्चर की प्राइसेस बहुत कम हो गई। यानी एग्रीकल्चर के जो गुड्स हैं उनका डिमांड कम हो गया तो प्राइसेस कम हो गई। जब प्राइसेस कम हो गई तो जो फार्मर्स थे जिन्होंने प्रोड्यूस किया था गुड्स यानी कि क्रॉप, अब वो बेच ही नहीं पा रहे थे क्योंकि प्राइस इतनी कम हो गई थी, डिमांड नहीं मिल रहा था, ठीक है। एक पहली चीज। दूसरा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन ये एक तरह से कमीशन यानी कि कमिटी बनती है, कहां पर, ब्रिटेन में। कहां बनती है, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कमिटी बनती है, और इस कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे सारे कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियंस नहीं था। तो ये कमेटी का, साइमन कमीशन का काम ये था कि इंडिया के लीगल सिस्टम को क्या करना है, लीगल सिस्टम का एक फ्रेमवर्क बनाना है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम बनाना है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखा गया वैसा ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ये पहले बनाना चाहते थे। दूसरी चीज, इंडिया में अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए इसका असेसमेंट करना चाहते थे, ठीक है। तो साइमन कमीशन का इंडियंस जो थे, इंडियंस जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ये क्या करते हैं, साइमन कमीशन का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। क्यों अपोज करते हैं, भाई आप क्या बनाना चाहते हो, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम बनाना चाहते हो, किसके लिए, इंडियंस के लिए। और इसी कमीशन में एक भी इंडियंस नहीं है,
रूल किसके लिए बन रहे हैं? इंडियंस के लिए। और एक भी इंडियंस नहीं है जो रूल बनाने के लिए। तो जो रूल बनेगा वो आप समझ सकते हो कैसे बनेगा। इसीलिए हमारे एक महान लीडर थे लाला लाजपत राय, पंजाब के थे, ठीक है। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था। इन्होंने ही एक नारा दिया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक नारा किसने दिया था? तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। ठीक है, साइमन गो बैक। और ये जब साइमन कमीशन के लोग इंडिया आए, तो साइमन कमीशन के लोगों के सामने लाला लाजपत राय ने क्या किया? स्ट्राइक किया। क्या किया? प्रोटेस्ट किया। और जब प्रोटेस्ट किया तो पुलिस वाले उनको बहुत बुरी तरह से मारते हैं, और वो इतने जख्मी हो जाते हैं कि आफ्टर सम टाइम उनकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। तो इस तरह से थे हमारे लाला लाजपत राय जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये दो फैक्टर्स आप समझ गए। अब महात्मा गांधी क्या करते हैं? महात्मा गांधी, वहां उस टाइम पे लॉर्ड इरविन था, ठीक है, हमारे यहाँ, ठीक है, जो वायसराय था, लॉर्ड इरविन। गांधी जी ने 1930 में 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर सेंट अ लेटर, ठीक है, इरविन को। किसको भेजा? इरविन को। तो इरविन को 11 डिमांड रखी, महात्मा गांधी जी ने 11 डिमांड रखी, ठीक है। 11 डिमांड रखी। अब बोला कि अगर आप इस पर्टिकुलर डेट तक हमारी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम आगे दूसरे मूवमेंट चलाएंगे, ठीक है। और ये इरविन जो है, ये इरविन गांधी जी की बात नहीं मानता, ठीक है। इरविन वाज अनविलिंग टू निगोशिएट एंड सो गांधी जी के किसी भी मार्ग पर ये विचार नहीं करना चाहता था। और यही रीजन है कि गांधी जी फिर एक बहुत फेमस मार्च निकालते हैं, जिसे कहा जाता है साल्ट मार्च, ठीक है। साल्ट मार्च या दांडी मार्च, दांडी यात्रा भी आपने नाम सुना होगा। साल्ट मार्च, ठीक है, कब चालू होता है? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करते हैं, और 6 अप्रैल 1930 1930 को कहाँ पहुंचते हैं? दांडी। ये मार्च कहाँ से चालू होता है? तो मार्च चालू होता है गांधी जी के आश्रम साबरमती से। साबरमती से ये मार्च चालू होता है 12 मार्च को, 12 मार्च को, ठीक है, 1930 को। और ये गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी, दांडी मार्च इसीलिए कहते हैं कि कहाँ गए थे ये? अपने आश्रम साबरमती से दांडी गए थे। कब पहुंचे ये? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930। कितने दिन? तो तकरीबन इनको 24 डेज लगा, ठीक है, 24, 12 मार्च से 6 मार्च के बीच में 24 डेज लगा। और कितनी लंबी यात्रा थी? तो इनके सब आश्रम, जो साबरमती का आश्रम था, वहां से दांडी की जो यात्रा थी, कुछ 240 मील्स थी, 240 मील्स थी। इतने लोग थे, 78 लोग इनके साथ गए थे, 78 लोग इनके साथ इस दांडी मार्च में गए थे, ठीक है। तो ऑन 6 मार्च, 6 अप्रैल ही रीच दांडी एंड सेरेमोनिकली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाई बॉइलिंग सी वाटर। तो वहां पर पहले क्या था? केवल ब्रिटिशर्स को ही राइट था सॉल्ट बनाने के लिए, ठीक है। सॉल्ट पे मोनोपोली थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। और इस मोनोपोली को एक रूल बना था, इस रूल को ब्रेक करने के लिए ही महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च निकालते हैं, और 6 अप्रैल को दांडी पर बॉइलिंग सी वाटर पे क्या करते हैं? सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। और जब महात्मा गांधी यहाँ पर दांडी पे सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह पे लोग जाके सी वाटर पे क्या करते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। और इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ, एक तरह से उनके रूल के अगेंस्ट काम करना, उनके रूल को तोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ चला, इन्होंने महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं सिविल डिसओबीडियंस। क्या चालू करते हैं? सिविल डिसओबीडियंस। इनका फीचर समझ लेते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस का फीचर क्या है। तो द मूवमेंट स्टार्टेड विद द सॉल्ट मार्च। ये मूवमेंट किससे स्टार्ट होता है? सॉल्ट मार्च से। थाउजेंड्स ब्रोक सॉल्ट लॉ। जिस तरह से महात्मा गांधी दांडी में ब्रोक किए थे, इसी तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग इस लॉ को ब्रेक करते हैं। फॉरेन क्लॉथ्स वर बाइकॉटेड। मैंने बताया था कैसे फॉरेन क्लॉथ्स की होली जलाई जाती है। लिक्कर शॉप्स वर पिकेटेड।
पीसेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस। जो पीसेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो अंग्रेजों को टैक्स देने से मना कर देते हैं। समझ आई बात यहां तक? तो इस तरह से सिविल डिसओबीडियंस की मैं अब क्या करूंगा, किसी भी तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करूंगा, उनके लॉ को नहीं मानूंगा, और वो जो भी लॉ बनाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है। अब होता है एक गांधी इरविन पैक्ट। जैसे कि अभी बताया था कि गांधी जी ने इरविन को 11 अपनी डिमांड रखी थी, और उन 11 डिमांड को इरविन नहीं मानता। लेकिन जब ये लॉ ब्रेक होते हैं कुछ, तो इसको लगता है कि नहीं, इनकी बात पे गौर करना चाहिए, तो ये गांधी जी को मीटिंग के लिए बुलाता है। तो इरविन गांधी इरविन पैक्ट होता है, यानी इनकी मुलाकात होती है कब? ऑन 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 इसको समझ आ जाता है। तो लॉर्ड इरविन द बिसोरे साइंड अ पैक्ट ऑफ गांधी। ठीक है। तो एक गांधी जी और इरविन के बीच एक पैक्ट साइन होता है। ठीक है। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बट रिटर्न डिसअपॉइंटेड। अब थोड़ा सा आपको कहानी बताऊंगा, नहीं तो आप सेकंड राउंड टेबल की कहानी नहीं समझ पाओगे। बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि इंडिया में आया था साइमन कमीशन। कौन आया था? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का काम क्या था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम डिजाइन करना, और दूसरा इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुआ था उस पर बात करेंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि जो साइमन कमीशन है, ये रिकमेंड करता है ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कि इंडियंस को बुलाया जाए किस चीज के लिए? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? राउंड टेबल है, उसके आसपास लोग बैठ के बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। लेकिन कहाँ होना था ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ब्रिटेन में। ठीक है। तो जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करती, मना कर देती है। जब मना कर देती है, और चूंकि इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी, इसलिए इरविन को लगता है कि ये जो हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये बेकार हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए भी ये इरविन गांधी पैक्ट होता है, मीटिंग करता है। ठीक है। और गांधी जी को मनाया जाता है कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाइए और अपनी बातें वहां के गवर्नमेंट के सामने रखिए। ठीक है। महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कहाँ जाते हैं? ब्रिटेन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लंदन। ठीक है। कब जाते हैं? December 31 को। ठीक है। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते, सेकंड राउंड टेबल पे जाते हैं, बट वहां से ये डिसअपॉइंट होकर ही लौटते हैं, क्योंकि जो चाहते थे ऐसा कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ठीक है। तो जब वहां से वापस आते हैं गांधी जी, तो अब समझ जाते हैं गांधी जी कि अब ये हमें बेवकूफ बना रहे, पागल बना रहे हैं, हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रन करेंगे। और गांधी जी वहां से वापस आने के बाद गांधी जी लॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, बट बाय द 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंट। 2-3 साल चलता है, वहां से लौटते हैं 31 में। तो जब 32 में लौटते हैं, ठीक है, और ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाते हैं, रन करते हैं, शुरू में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन 34 आते आते ये मूवमेंट क्या होता है? लॉस हो जाता है। मूवमेंट जो होता है बढ़िया से, जो बढ़िया एक तरह से कहते हैं ना, फुल फ्लेज पे चल रहा होता है, धीरे धीरे क्या होता है? स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आफ्टर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी महात्मा गांधी यानी कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ सेकंड राउंड टेबल पे ही जाती है, 31 दिसंबर। ठीक है। क्लियर है? दिसंबर 1931 में, ध्यान रखना, 1931 में। व्हेन महात्मा गांधी वेंट टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1931 ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड एज द निगोशिएशंस वर ब्रोकन डाउन। निगोशिएशन कुछ हो नहीं पाता। आते हैं यहाँ पर, और ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। ठीक है। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। इनको दोनों को जेल में डाल देते हैं। किसको? गफ्फार खान को और जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। महात्मा गांधी वहां से जब वापस आते हैं, कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और साथ में ही जब वहां से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से महात्मा गांधी वापस आ जाते हैं और कोई पैक्ट साइन नहीं होता, तो जो ब्रिटिश होते हैं वो क्या करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी है उसको इलीगल घोषित कर देते हैं। क्या करते हैं? ये पार्टी इलीगल है और ये कहीं पर मीटिंग या कुछ नहीं कर सकती। समझ आई बात? अब क्या होता है, तो यहां समझिए, अब आगे बात करते हैं।
रीजन फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस सोशल क्लासेस एंड ग्रुप्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आर एज फॉलोज। क्यों अलग अलग क्लास के लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे, समझते हैं। सबका पर्पज अलग था। जैसे रिच पीसेंट, जो अमीर पीसेंट्स थे, उनका पर्पज क्या था? तो रिच पीसेंट कम्युनिटीज लाइक अ पाटीदार्स, पाटीदार गुजरात में कौन थे? पाटीदार्स जाट्स थे, जिनके पास लैंड थी, वो जो बड़े पीसेंट्स थे, बड़े किसान थे, ज्वाइंट द मूवमेंट बिकॉज बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स and they were hard hit by the trade depression and falling prices. The refusal of the government to reduce the revenue demand made them fight against high revenue. क्योंकि ये जो बड़े किसान थे, बड़े पीसेंट्स थे, रिच पीसेंट्स थे, ये कॉमर्शियल क्रॉप लाते थे। कॉमर्शियल क्रॉप जो डायरेक्टली बेची जाती है मार्केट में, ठीक है। जैसे गन्ना हो गया, वाटर मेलन हो गया, ऐसी चीजें जो डायरेक्टली मार्केट में बेची जाती हैं। तो इन क्रॉप्स का डिमांड कम हो गया था मार्केट में, और जो ब्रिटिशर्स थे वो हाई रेवेन्यू मांग रहे थे, टैक्स मांग रहे थे, और इसी के खिलाफ रिच पीसेंट्स जो है इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। तो इनका पर्पस समझ गए कि इनका जो सामान है वो नहीं बिक रहा था सही प्राइस में, और प्राइस नीचे जा रही थी, लेकिन इनको टैक्स हाई पे करना पड़ता था, इसलिए ये लोग इस मूवमेंट को ज्वाइन किए थे। हर किसी का मूवमेंट ज्वाइन करने का अलग अलग पर्पज था। पुअर पीसेंट क्यों ज्वाइन किए थे? अभी रीजन आपको बताया था कि ज्वाइन द मूवमेंट बिकॉज दे फाउंड डिफिकल्ट टू पे रेंट। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। वो चाहते थे कि जब खेती अच्छी ना हो, और ये चूंकि हाई रेंट जो पाटीदार जो जमींदार है वो ले रहे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए कि जिस साल खेती अच्छी ना हो, उस साल हमारा अगर रेंट रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? माफ होना चाहिए, ठीक है। और रेंट भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, बेगारी हमसे जबरदस्ती ना कराएं। ये था पुअर पीसेंट्स का दुख, और इसकी वजह से ये लोग सिविल डिसओबीडियंस ज्वाइन करना चाहते थे। बिजनेसमैन क्यों ज्वाइन करना चाहते थे? तो इनकी भी कहानी सुन लीजिए। बिजनेस क्लास के लोग, दे रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज बिकॉज दे वर keen on expanding their business, and for this they wanted protection against imports of foreign goods. They fought the Swaraj would cancel colonial restrictions and that trade would flourish without restriction. They also wanted protection against the rupee sterling foreign exchange ratio. They formed the Indian Industrial Commercial Congress in 1920 and Federation of Indian Chamber of Commerce Industry फिकी इन 1927। ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। फिकी आज भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 1927 में जो फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो इनका पर्पज ये था। इंडस्ट्रियल वर्कर क्लासेस क्या चाहते थे? दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर। ज्यादातर ये लोग इस सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, कुछ लोग ही सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करते हैं। सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट सेलेक्टिवली एडॉप्टिंग सम ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम्स, ठीक है। जो गांधी जी के आइडियाज को मानते थे, लाइक बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट्स अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। तो इंडस्ट्रियल वर्कर जो काम भी जो मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस ज्वाइन भी किए थे, उनका पर्पज क्या था कि जो एक कम वेतन मिल रही है हमें, हमारा जो ओनर दे रहा है, एक तो उसके खिलाफ, और दूसरा जो वर्किंग कंडीशंस है यहाँ की वो खराब है, इसके खिलाफ वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे, किए थे। वुमेन्स, दे देयर वर लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मूवमेंट। जो वुमेन्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में मूवमेंट में शामिल हुई थी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, मैन्युफैक्चर्ड साल्ट, गांधी जी के साथ जाके साल्ट भी बनाती हैं, पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ्स को फेंकती हैं, जलाती हैं, लिकर शॉप्स, मेनी वेंट टू जेल, और कई इनमें से जेल भी जाती हैं। एक तरह से ट्रू तरीके से यही फाइट कर रही थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ज्वाइन कर रहे थे। इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर कीन on expanding their businesses and reacted against colonial policies that restricted business activities। क्या होता था आपने देखा, जैसे कि जो विदेशी सामान इंडिया आता था, उसकी वजह से सेल क्या होती थी? जो इंडियंस प्रोडक्ट की सेल होती थी कम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर
हैंडमेड सामान बनाए जाते थे, फैक्ट्रीज, मशीनरीज नहीं थी, तो महंगे बिकते थे। और जब इंडिया फॉरेन के सामान यहाँ आ जाते थे तो क्या होता था, लोग सस्ते सामान खरीदते थे तो इनका सामान नहीं बिकता था। उनका ज्वाइन करने का एक रीजन यह भी था। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये आप पढ़ लेंगे। हाफ हार्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, a large section of Muslims felt alienated from कांग्रेस। देखो क्या हो रहा है कि एक तो हमारे यहाँ जो अनटचेबल्स की प्रॉब्लम होती है, छुआछूत की जो प्रॉब्लम है, वो एक बड़ी भारी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से बहुत सारे दलित लोग इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किए। और कांग्रेस डरती थी कि अगर हम दलित्स को इस मूवमेंट में लाएंगे तो जो हमारे सनातनीज लोग हैं, जो हाई कास्ट हिंदूज हैं, जो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है। तो एक तो ये चीज था। और जब ये नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट जब ये डिक्लाइन हो गया था, सिविल डिसोबीडियंस से पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, जब ये मूवमेंट एक तरह से डिक्लाइन हो गया तो बहुत सारे मुस्लिम्स क्या हुए, ये कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है। कांग्रेस से अलग हो गए। अब बात करते हैं अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या थी। महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी चाहते थे कि देश से अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत ये खत्म होनी चाहिए। ही डिक्लेयर्ड द स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। इनका कहना था कि आप भूल जाओगे स्वराज कभी आएगा अगर अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होगी। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये कहते थे कि जो हरिजन लोग थे, जो दलित लोग थे, ये भगवान के स्पेशल चाइल्ड हैं। ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सिक्योर देयर एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। बेटा आपको बता दें, आज से पहले कई जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे, या सॉरी उससे भी पहले, बेचारे जो दलित से थे उनको टेम्पल में जाना अलाउड नहीं था। ठीक है। वो लोग जो पब्लिक जो वेल होते थे, कुआं होते थे पहले पानी भरने के लिए, वहां अलाउड नहीं होते थे। टैंक्स में पानी नहीं भर सकते थे। रोड में चलते थे तो झाड़ू लगाना पड़ता था। एक स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है। ऐसी समस्याएं थी दलित को यहाँ पर इसी देश में फेस करना पड़ता था। और यही बात, यही वजह थी कि हमारे आपस में ही क्या था, डिस्कनेक्ट था, हम आपस में एक नहीं थे। ठीक है। तो महात्मा गांधी इसको खत्म करना चाहते थे। He himself cleaned toilet for to dignify the work of sweepers। इन्होंने, महात्मा गांधी ने खुद से क्या किया था, टॉयलेट साफ करना चालू कर दिया, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए कि ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ निम्न वर्ग के लोग ही करें, हर कोई अपना काम खुद से कर सकता है। He persuaded the upper caste to change their heart and give up द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। और ये जो अपर कास्ट है उनको बोलते थे कि आप अपना हृदय, अपना हार्ट बड़ा करिए और किसको वेलकम करिए, दलित को वेलकम करिए, और ये अनटचेबिलिटी जैसा पाप समाज से हटा दीजिए। ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को लेकर क्या सोच थी महात्मा गांधी की, आप यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है। आगे बात करते हैं। इसी वजह से एक हमारे बहुत महान लीडर हुए, आप सब जानते हैं उनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे, ही वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन और बहुत एडुकेटेड आदमी थे। आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा। ठीक है। तो चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समाज से थे, किससे थे, दलित समाज से थे। ठीक है। और हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे बेटा, उस वक्त दलित होते हुए भी इनकी एजुकेशन इतनी थी कि शायद इंडिया में इतनी एजुकेशन अच्छी किसी की नहीं थी। ठीक है। तो ये चाहते थे बी आर अम्बेडकर कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, इनके लिए अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो, यानी इनके लिए सीट रिजर्व्ड होनी चाहिए अलग से। ठीक है। तो ये पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932। पूना पैक्ट मतलब ये है कि पूना में यहाँ पर पूना के जेल में एक्चुअली महात्मा गांधी बंद होते हैं, और यहाँ पर ये भीमराव अम्बेडकर को बुलाते हैं मिलने के लिए। और महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मीटिंग को ही पूना पैक्ट बोला गया है। ठीक है। इस मीटिंग में महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी ने बोला कि आप अलग से क्या करिए, अलग से जो सीट्स मत करिए, अलग से रिजर्व सीट के लिए बात मत करिए। जितनी भी सीट होंगी उनमें से जो है सर्टेन सीट्स एज पर परसेंटेज सीट्स जो है, जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोग हैं उनके लिए रिजर्व रहेगी। और उस रिजर्व सीट पे सभी लोग वोट किसको देंगे? सिर्फ दलित को। वहां से केवल और केवल कौन खड़ा होगा? दलित ही खड़ा होगा, और वोट सभी लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सीट रिजर्वेशन का ये जो मीटिंग हुई थी उसके रिगार्डिंग हुई थी। ठीक है, कि जितने भी जो इलेक्शंस होते हैं उनमें जो सीट्स होती है, नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, सर्टेन सीट्स हर जगह से किसके लिए रिजर्व होनी चाहिए? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। ये किसकी मांग थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और महात्मा गांधी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बात करते हैं कि सम ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर lukewarm in their response to the civil disobedience movement. Large section of Muslim were lukewarm in their response to civil disobedience movement. The decline of खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, जैसे मैंने बताया था कि जैसे खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हो जाता है, बहुत सारे मुस्लिम्स कांग्रेस पार्टी छोड़ के या अलग हो जाते हैं। From the mid 1920s, the Congress was seen to be visibly associated with the Hindu nationalist group like हिंदू महासभा। ठीक है, तो ज्यादातर इस पार्टी में हिंदू ही आ गए थे। रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स वर्सेंड एंड कम्युनल राइट्स टू प्लेसेस। धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच खाइयां यानी डिफरेंसेस बढ़ते गए, और हिंदू मुस्लिम्स राइट्स होने लगे अलग अलग जगहों पे। एक पार्टी बनी थी मुस्लिम लीग, जिसने पाकिस्तान बनाया। द मुस्लिम लीग गेंड प्रोमिनेंस विद इट्स क्लेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स एंड डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देम। ठीक है, तो मुस्लिम्स भी अलग से इलेक्टोरेट मांगने लगे कि जहां पर मुस्लिम्स का क्या होना चाहिए? ओनली मुस्लिम्स ही वहां से फाइट कर सके इलेक्शंस का। ठीक है, अब यहां पर ये पढ़ लीजिएगा कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। कलेक्टिव बिलोंगिंग्स कैसे सभी को एक साथ लाया जाए, क्या ऐसे सिंबोलिज्म हो? तो देखिए, द आइडेंटिटी ऑफ नेशन इज मोस्ट सिंबलाइज्ड बाय द इमेज ऑफ भारत माता। एक इमेज बनाई जाती है किसकी? भारत माता की। ठीक है, आज भी हम देखते हैं भारत माता की जो इमेज है, ये भारत माता की इमेज कौन बनाता है? तो भारत माता की इमेज बनाते हैं बेटा अभी अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर पेंटेड भारत माता। कब पेंट किया था इन्होंने? 1905 में। तो भारत माता की पहली पेंटिंग कब बनाई थी? 1905 में। अवनींद्र नाथ टैगोर, किसने बनाया था? अवनींद्र नाथ टैगोर ने ये पेंटिंग बनाई थी। तो एक ऐसी पेंटिंग बनी जिसको हम कलेक्टिवली उस पेंटिंग से बिलोंग कर सकते हैं, उस पेंटिंग को रिलेट कर सकते हैं कि ये हमारे देश, हमारे भारत माता की पेंटिंग है। ठीक है, तो इस तरह से एक ये हो गया। दूसरा, मूव्ड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक सॉन्ग लिखा जिसे बोला गया वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो याद होना चाहिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये क्या था? एक नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, हाइम टू द मदरलैंड। क्लियर है, याद रखना है। दूसरा, मूव टू स्वदेशी मूवमेंट। अविनेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था? पेंट किया था भारत माता की पेंटिंग। कब? 1905 पे। तो देखो, एक पेंटिंग हो गई भारत माता की, दूसरा हमारे देश का एक क्या हो गया? नेशनल सॉन्ग हो गया, जिससे हम रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। पोर्ट्रेड और सी इज सोन एज ए काम। जो भारत माता की पेंटिंग बनी थी, कैसे? कि इट वाज सोन एज ए काम, कंपोज्ड एंड डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, स्पिरिचुअल आइकन्स एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायर इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये जो भारत माता की पेंटिंग बनी, जो सॉन्ग बना, इससे सभी लोग एक दूसरे से, मतलब इंडिया को एक आकार दिया गया। ठीक है, कि भारत माता हमारी ऐसी दिखती है, भारत माता की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें सॉन्ग की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और इससे लोग क्या होना चालू किए? यूनाइट होना चालू किए। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है बेटा? ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ट्राई कलर फ्लैग, जो हमारा फ्लैग है वो भी बनाया गया। रेड ग्रीन येलो वाज डिजाइंड। ठीक है, इससे हमारे हमारे में और बिलोंगिंगनेस आई। ठीक है,
तो ये आप एक बार रीड कर लीजिए। बाय द एंड ऑफ 19th century many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. ब्रिटिश सा इंडियंस एज अ बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे कि इंडियंस क्या है, बैकवर्ड हैं, ये अनपढ़ हैं, ठीक है, बहुत प्राचीन सोच वाले लोग हैं, ठीक है। तो response Indian began looking into the past to discover India's great achievement. They wrote about the glorious developments in ancient times when arts and architecture, science and mathematics, religious and culture, law, philosophy and crafts, trade flourished। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही थी। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।